पहलगाम आतंकी हमला जिसने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया। नरसंहार में 28 जिंदगी को मौत के घाट उतार दिया। सबका दोष बस इतना था कि वो मुस्लिम नहीं थे और यहीं उन पर इंसानियत के दुश्मन आतंकियों को तरस नहीं आया और किसी मां से उसका बेटा छीन लिया, किसी बहन से उसका भाई, किसी पत्नी से उसका पति। आतंकी हमले में जान गंवाने वालों के परिवार का दर्द बेहिसाब है जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये दो तस्वीरें जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन महिलाओं की तस्वीर है जिनके सामने उनके पति को गोली मार दी गई, उनका सुहाग छीन लिया गया। इनके दर्द भरी इस दास्तां की कहानी इन्हीं की जुबानी आपको सुनाएंगे। पहलगाम में आतंकियों ने सिर्फ एक आतंकी वारदात को अंजाम नहीं दिया, इंसानियत के खिलाफ वो गुनाह कर दिया जिसे भुलाया नहीं जा सकेगा, जिसे माफ नहीं किया जा सकता। जरा सोचिए, हिंदुस्तान की उस बेटी की हालत क्या होगी जिसकी आंखों के सामने आतंकियों ने उसके पति को मार डाला। वो मंजर कितना खौफजदा, खौफनाक रहा होगा। उस पत्नी से बेहतर भला और कौन बता सकता है जिसके सामने आतंकियों ने बड़ी बेरहमी से उसके पति का कत्ल कर दिया। आतंकी हमले में मारे गए इंदौर के सुशील की पत्नी जेनिफर ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए उस पल को शब्दों में बयां किया। दूर चला गया मेरा बच्चा, बहुत दूर चला गया। हमारे साथ में जेनिफर हैं और उनसे बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे। हालांकि उस वीडियो को वो देख रही हैं, आज जो वीडियो पहलगाम से सोशल मीडिया पे वायरल था और ये जो वीडियो है इस वक्त वो इसी जगह पे मौजूद थी। ज़रा बताएं, इस वक्त जैसे ये बता रही है, आप कहाँ पे थी यहाँ पर? मेरे तो इधर, ये तो बहुत स्टार्टिंग में, उधर पीछे साइड में वॉशरूम है, वो ये तो गेट के अंदर घुसते वो है, वो वॉशरूम है वहाँ पर। और वॉशरूम के पास में है ना, मेरे मिस्टर को वॉशरूम आ रही थी ना, वॉशरूम गए ना तो उसकी ये तार की फेंसिंग थोड़ी बड़ी बड़ी थी वहाँ पर जी। और फेंस यहाँ पर है ना, आगे वो वॉशरूम था ना जी। तो हम लोग ने ना गए थे ना वहाँ पर, तो है ना हमने ना वो सबसे पहली बंदूक जो वो वायर से ऐसे जाते ना अपन यूँ करके जी। वो जहाँ नीचे जाती ना, सबसे पहले का शॉट वहाँ लगा। उसके बाद वो जो आर्मी वाले ने कलमा पढ़ा ना जी। उसको दूसरे के शॉट में उसको बंदूक मारा जब, और फिर है ना उन लोग ने वहीं से हम लोग को ऊपर देखा। हम लोग ऊपर साइड में, टॉयलेट ऊपर साइड में थी, तो उधर हम 20-25 जने से ज़्यादा लोग थे। तो उनने बोला फायरिंग हो रही। जो पैसे ले रहा था ना वॉशरूम के, 10 रुपये 5 रुपये जो भी ले रहा था, वो बोलता नहीं ये तो है ना शूट आउट हुआ है, आप लोग सब दौड़ो, मैं भी दौड़ता। तो हम लोग ने ना वो जो ऊंची फेंसिंग के नीचे एक वायर था ना वहाँ पर, उसके नीचे से हम लोग सब निकल रहे थे। मेरे मिस्टर है ना सबसे बोल रहे थे मेरे पास पोस्टपेड वाली सिम नहीं है, बोल रहे थे मेरे बेटे को, मेरा बेटा भी उधर ही नीचे, उसको फोन लगा दो। एक लेडीज ने कोशिश करी पर ऐसे बस क्या मालूम करी थी कि नहीं। बोले मैडम यदि फोन बजेगा और यदि तुम्हारा लड़का कहीं छुपा होगा तो उनको आवाज़ चली जाएगी और वो तुम्हारे बेटे के साथ भी कुछ गलत कर देंगे। उतने में हम सब वायर के नीचे से निकले। फिर है ना, फिर वहाँ आधे लोग ऐसे हो गए, हम 7 जने थे जो बचे थे। मेरे मिस्टर थोड़े हेल्दी थे ना, तो तार इतनी सी तो थी, वो उसके नीचे से कैसे निकलते, फिर भी वो निकले जैसे तैसे पूरी ज़मीन में रगड़ के। उतने में वो 2 जो थे ना, एक मेरे सामने बंदूक लेके खड़ा हो गया, एक मेरे मिस्टर के सामने लेके बंदूक खड़ा हो गया। तो मेरे मिस्टर ने मेरे को धक्का दे दिया और पेड़ के पीछे बोला, और फिर मैं खड़ी हो गई पेड़ के पीछे। तो बोलते बैठ जा, और मैं बैठी ना, तो
उसके पीछे जो लड़की थी ना वहाँ पर, वो कुछ चिल्लाने लगी कि भागो भागो, ये तो यहाँ पे भी आ गए। तो सर उनने क्या करा, वो उसको मारा। तो मेरे को ऐसा लगा मेरे मिस्टर को शूट कर दिया, क्योंकि मेरे मिस्टर को वो बोल रहे थे कलमा पढ़ो कलमा पढ़ो। तो मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं रोमन के मतलब क्या बोलते हैं क्रिश्चियन हूँ। तो बोले फिलिस्तीनी जैसा कर देंगे, या तो कमला क्या बोलते कलमा कलमा ही चलेगा बोले। और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20-22 साल का लड़का होगा जो भी बोल रहा था वो। और वो कश्मीरी भाषा नहीं बोल रहा था, क्योंकि हमने डल झील में कश्मीरी भाषा सुनी थी। और फिर है ना वो लड़की मेरे पीछे मरी हुई, और दूसरे झाड़ पे एक और आदमी मरा हुआ, और मैं बेहोश हुई ना। जब होश आया ना तो मेरा ये हिस्सा, ज़्यादा ठंड बढ़ गई ना फिर वहाँ पर, ये हिस्सा पूरा सुन हो गया। तो सर मेरे पति को चिल्ला रही आवाज़ जैसी भी थी वो चिल्लाए। मैंने शाना मेरे पति को हम जब घर पे बोलते, मैंने उठ जा बात कर, कोई आवाज़ नहीं थी सर। उसके शर्ट में यहाँ तक का खून आ गया था। और सर वो बिंदास चला रहे थे गोलियां। और बच्चों को, एक लेडीज 3 महीने का बच्चा था उसके पास में, मेरे से वो उसको बोलता तू तेरा पति नहीं आएगा, तू कब तक दौड़ पाएगी। उसको उसकी कुछ अलग ही भाषा में, थोड़ा हिंदी थोड़ा वो भाषा मिक्स करके बोल रहा था, उसको भगा रहा था। उसके बाद वो जो आदमी आया ना, उसको भी बंदूक मार दी सर मेरे पीछे। और जब मेरे को पुलिस, फिर मैं वापस से बेहोश हो गई। फिर वो जो 3 जने थे ना, उनमें से 2 ने जीन्स और टी शर्ट पहन ली थी। जब वो आ रहे थे ना जीन्स टी शर्ट में थे, और एक ने वो लंबा कपड़ा पहना था। फिर वो एक दूसरे की फ़ोटो खींच रहे थे मोबाइल से। उनको डर नहीं था, उनको ये मालूम था कि हम 1 घंटा तक करेंगे तमाशा, कोई भी नहीं आएगा। वो इतने बड़े एरिया में वो जो घोड़ा ही जाता वहाँ पर, उधर एक भी वो नहीं थी। और मैं श्रीनगर से लेकर उस जगह तक आई, मेरे को बहुत सारी पुलिसें मिली, हर जगह पुलिसें मिली, पर वहाँ पर एक भी पुलिस नहीं थी, एक भी कोई भी नहीं था सर। वो इतनी, मतलब वहाँ पूरी पहाड़ी जगह है, पूरी पहाड़ी। तो वहाँ पर कुछ सुविधा होनी चाहिए। वो कोई खा रहा, उसको बंदूक मार दी। समय कितने बजे का था लगभग? 3:30 के बाद से सर, 3:30 के आसपास था वो। बेटी उस वक्त कहाँ थे आपके? सर मेरा बेटा मेरे साथ था, पर मैं और मेरे मिस्टर टॉयलेट के लिए गए थे। जी। मेरा बेटा पीछे रह गया। जहाँ पर उसने तो ये वो बच्ची, और वो बच्ची का हुआ था ना जो जी। जिसकी पेंट, हाँ, जिसके भी शादी हुई थी। नहीं हाँ। उनको देखा था आपने? वो भी वही थे? मेरा बेटा उस क्षेत्र में था। मेरे बेटे को जो गोली का वो कवर निकलता है ना जी, वो पीठ में लगा। मेरा बेटा मेरे को बता नहीं रहा कुछ भी। उसके साथ भी मतलब ये सब लोगों से आपने बात किया था? ये सभी लोग जो यहाँ थे, ये हमको सब दिखे थे, पहले हमको दिखे थे, बाद में ये ऐसी लाशें पड़ी थी जब मैं आई थी, ऐसी एक साथ पुलिस आ गई थी सब। अच्छा, इनको किसी का कोई डर नहीं था? बिल्कुल नहीं सर, उनको ये पक्का पता था कि कितनी देर में पुलिस आ सकती उतनी जगह में। कुछ कैमरे भी लगा रखे थे रिकॉर्ड? नहीं, कुछ भी नहीं थे। सबसे मेरे को वो लगा था वो भेड़ वाला, क्योंकि भेड़ वाले ने फोटो के लिए किसी से नहीं पूछा। आप पूछेंगे ना सर, आप आए कैमरा लेके मेरे से पूछोगे ना कि आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे, क्वेश्चन करोगे ना। अपन मेघदूत भी जाते तो पक्षी लेके आता, बोले ये लो पक्षी से साथ फोटो खींचा लो, बोलते ना। मेरे वहाँ पे खरगोश, मेरा मोबाइल यदि आता ना, मेरे मिस्टर का मोबाइल वहाँ से मिला नहीं मुझे, जबरदस्ती उसने ऐसा बोला डाला, बोले सर कुछ भी दे देना, यहाँ फोटो खींची उसने, बोले। और वो आदमी को भी बोल रहा उसकी भाषा में कि इसकी एक और फोटो खींच, सिंगल खींच तो मेरे को पैसा देगा।
वो व्यक्ति कमाने के लिए नहीं आया था भेड़ वाला, वो कुछ तो था उसके साथ में, वो भीड़ वाला ही क्योंकि मेरे को जब होश आया ना और मिलिट्री आई, उसके बीच में जब वो फोटो खींच के चले गए ना, मैं वापस लेट गई कि ये फिर, क्योंकि उसमें से एक ने मेरे को शायद देखा था। चारों तरफ बस गोली मार की आवाज, गोली सिर्फ ढस ढस की आवाज। सर कितनी लाशें आपने देख ली थी जब आप लौट गए थे? मेरे पीछे 5 थी सर, वो 7 में से एक भी नहीं बचा था सर। जो मेरे साथ 7 जने थे ना, वो एक भी जिंदा नहीं था मेरे को छोड़ के। दूर चला गया मेरा बच्चा, बहुत दूर चला गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ हुआ उसने देश में आक्रोश तो भर ही दिया। दूसरी ओर जो पर्यटक वहां कुछ अच्छी यादें समेटने गए थे, अब आंखें उस बात की उनकी गवाही दे रही हैं जो मंजर उनके लिए बेहद खौफनाक था। और इस बीच न्यूज़ 18 ने रायपुर के कारोबारी दिनेश मिरानिया के परिवार से बातचीत की। पहलगाम में कैसे आतंकियों ने नरसंहार किया, जो पत्नी अपने पति के साथ शायद अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए गई हुई थी, कैसे चंद मिनटों में पति से हमेशा के लिए बिछड़ गई। परिवार ने जो बयां किया, यकीन मानिए उसे सुनकर आप भी सिहर उठेंगे। जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ उसमें छत्तीसगढ़ के व्यापारी दिनेश मिरानिया की भी जो है मौत हो गई थी। उनकी फैमिली हमारे साथ है, उनके लड़के शौर्य मिरानिया, उनकी जो है वो पत्नी हमारे साथ है। हम सीधा उनसे बात करते हैं। कब आप लोग जम्मू कश्मीर के लिए रायपुर से निकले थे? हम लोग 18 की सुबह निकले थे। 18 से 16 का हमारा था। 10-12 साल से मेरे पति की इच्छा थी वैष्णो देवी के दर्शन करने की, और कुछ वहाँ बापू की कथा होने वाली थी, तो वो भी हमारे परिचितों की थी। तो ऐसा लगा कि इतने साल से रुका हुआ है तो भगवान की कृपा से दोनों काम हो जाएगा। तो हम 18 को निकले बाय फ्लाइट, हम पहुँचे। फिर हम 19 को हम लोग 19 को हमने वैष्णो देवी किया। हमारा भगवान की दया से वैष्णो देवी में सारे दर्शन अच्छे से हुए। वैष्णो देवी के, भैरव बाबा के नीचे जो एक और मंदिर है वो भी हम किए, रात को स्टे किए। फिर नेक्स्ट डे हम निकले पहलगांव के लिए। लेकिन बोलते ना कहीं हमारे देवी पितर होते हैं, वहाँ पे आप लोग ने सुना होगा कि लैंडस्लाइड हुआ था, 15 गाड़ियों का या कुछ हुआ था, तो हम फंस गए थे। तो हम एक जगह वहाँ पे क्या सनक कोट या कुछ था, वहाँ हम रुके, नाइट स्टे किए। अगले दिन फिर जो बड़ा रास्ता था जो बहुत घूम के जाता है, क्या पीर की गली, हमारे ड्राइवर साहब बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमको हेल्प किया और पीर की गली से लेके गए। तो वहाँ भी वो रास्ता ब्लॉक हो गया, बर्फ़बारी होने से, बहुत स्नोफॉल या कुछ हुआ था। आई एग्जैक्टली एक्चुअली आई एम नॉट इन सिचुएशन टू रिकॉल, आई एम सो सॉरी। तो हम फिर नेक्स्ट डे निकले, हमारी प्लानिंग थी हम और 22 को शौर्य, 19th ये हुआ, 20th हम फिर से निकले और 21st हम कहाँ थे शौर्य? 21st हम पहुँचे। मैं थोड़ा सा सेंसेस में, आई एम वेरी सॉरी। 21st को हम पहलगांव पहुँचे 3-4 बजे, बट हम बहुत थक गए थे तो उस दिन हम स्टे किए थे। 22 को हम निकले पहलगांव में सारे स्पॉट्स जो थे उसका सर्वे के लिए, एंड जो मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं वो हमारा लास्ट स्पॉट था, उसको करके हम 1 बजे वहाँ से गुलमर्ग के लिए निकलने वाले थे। बट एज वी हैव अ वेरी हार्ड लक, बैड लक, वॉट एवर, हम 1 घंटा लेट हो गए। करते करते 2 बज गया था हमें, मेरे बच्चे कुछ कर रहे थे, मैंने और मेरे हस्बैंड ने जस्ट घड़ी देखा ही कि 2 बज गया है, लेट हो गया, हमें निकलना चाहिए। बट माई डॉटर वॉज डूइंग जिप लाइनिंग, तो करने गई थी, नहीं कर पाई, जो भी थे ये लेके गए थे, तो काफ़ी दूरी पे था वो, तो शौर्य दूर थे, लक्षिता जिप लाइन के एज पे थी जहाँ पे बंजी जंपिंग हो रही थी, तो वो बंजी जंपिंग करना चाहती थी। एंड दैट टाइम मुझे वॉशरूम जाने की इच्छा हुई, तो मेरे हस्बैंड डॉटर हम वॉशरूम की तरफ बढ़े। तो मैंने कहा 2 बज गया, दिनेश लेट हो रहा है, आप लक्षिता को बंजी जंपिंग करा दीजिए, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। सर मैं वॉशरूम, मेरा जाना हुआ, मेरे हस्बैंड ने बोला मोबाइल रख लो, बैग रखो। मैंने कहा वॉशरूम इतनी छोटी सी है, मैं नहीं जा पाऊँगी, मैं आती हूँ, उसमें नेटवर्क भी नहीं है। जैसे मैं वॉशरूम में घुसी, फायरिंग की आवाज़ आई, बट क्योंकि वहाँ एक्टिविटीज़ हुई थी तो मैं नहीं उम्मीद करी थी कि जब मैं बाहर निकलूँगी मुझे ये देखने को मिलेगा। 2 या 3 फायरिंग सुनी मैंने, बट मैं
नॉर्मली यार मैं जब बाहर निकली तो मुझे जो साथ में टूरिस्ट उन्होंने बताया कि टेररिस्ट का अटैक हो गया। एक बार समझ में तो नहीं आया, मैं भागना चाहती थी अपने पति बच्चों की तरफ। फिर उन्होंने कहा कि आप वहाँ मत जाइए, वहाँ कोई नहीं है। मतलब मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के नीचे नहीं जाएंगे, वो वहीं होंगे। बोले आप लेट हो, 3-4 फायरिंग हो चुकी। बोले हाँ मैंने 3 सुना, मुझे जगह एक्टिविटीज़ हो रही है। तो उन्होंने मुझे फिर हाथ पकड़ के सब एक दूसरे को हेल्प करे थे लेके जाने के लिए। तो वो घसीटते गिरते पड़ते, वो गॉज को फाड़ते हुए, वी जस्ट रनिंग। मैं गिरी, लोगों ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे घसीट के नीचे उतारा, बहुत कुछ हुआ। एंड पूरा होल टाइम आई वॉज ट्राइंग टू कॉल माई हस्बैंड, माई डॉटर, माई सन एंड माई सेल्फ ऑल्सो, बिकॉज मेरा फ़ोन भी उनके पास था। ना मेरे पास कैश था ना मेरे पास फ़ोन था, बट आई वॉज लकी इनफ कि मुझे कोई मिले। उनके फ़ोन में नेटवर्क था। मुझे मेरे बेटे का नंबर कैसे याद आया मुझे नहीं पता। मैंने इसको कॉल किया, बहुत देर लगाने के बाद शायद इनको कॉल लगा। तो इन्होंने कहा मम्मी मैं तो नीचे आ गया हूँ। तो आई वाज लाइक वेरी लाइक आई वाज लाइक शॉक कि ये नीचे है तो फिर श्योर दिनेश कहाँ है। आई वाज लाइक शाउटिंग दैट टाइम ऑल्सो, हम वहाँ थे बट आई वाज शाउटिंग ऑन माई सन कि श्योर तुम पापा साथ क्यों नहीं हो। तो देखिए मम्मी मेरे बगल से फायरिंग हुई है, मेरे शर्ट पे ब्लड का स्टेन था। एक घोड़े वाले भैया थे, वो मुझे नीचे लेकर आए। तो सॉर्टेड, मेरा बच्चा मुझे मिल गया एटलीस्ट। तो मम्मी आप नीचे आओ, फिर हम बात करते हैं। फिर किसी तरह से जो जिनका फ़ोन था ट्रैक करते करते जिनकी हेल्प ली, हम नीचे पहुँचे। उसके बाद फिर शॉर ने मुझे ड्राइवर भैया को हैंड ओवर किया। जो हमारे ड्राइवर थे, मैं उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगी, सोहेब भाई। वो मुझे लगता है कि अगर कुछ बुराई होती है, कुछ घटना होती है, तो भगवान हमारे लिए एक बंदा भेजता है। तो मेरे लिए वो भगवान का रूप था, क्योंकि एक अनजानी ऐसी स्थिति में आपको कोई एक हेल्प करनी चाहिए होता है कि मैं एक अकेली लेडी हूँ, मेरा बच्चा अपने पापा को ढूंढने निकला, तो मैं किसका मुंह देखूँ, ना फ़ोन है ना कुछ है। उन्होंने मेरी बहुत मदद की। फिर वो मुझे संभाले, शौर मुझे हैंड ओवर उनको करके गए। ये बोले मैं मम्मी ऊपर जा रहा हूँ, मैं पापा को देखता हूँ। मैंने कहा तुम ऊपर कैसे जाओगे, मैं भी चलूँगी। तो देखिए मम्मी अपन हैंडल नहीं कर सकते। एंड मैं बहुत बुरी स्थिति में थी, मतलब कीचड़ में फंसे, सब कुछ गंदगी में थी। मैं सेंसेस में नहीं था, कॉन्स्टेंट आई वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग। मुझे बहुत लगा था कि मूवी चल रही, शायद ये अब एंड हो जाएगा। उसके बाद आई रिमेंबर कि थोड़ा देर बाद फिर शायद कोई अनाउंसमेंट हुआ। मैं जगह जगह पूछ रही थी, मिसिंग, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है कि क्या स्थिति थी। 4 बजे के आसपास मेरे हस्बैंड का कॉल डायल हुआ। अप्रॉक्सीमेटली मैं कंफर्म में नहीं बता सकूंगी, वही ड्राइवर के फ़ोन से मैंने किया। ड्राइवर का फ़ोन था, इनका था। वो जो हेल्प किया वो चले गए। तो 4 बजे के आसपास मेरे हस्बैंड के फ़ोन में रिंग हुआ। फिर एक बंदे ने उठाया। जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि चार्ज पे फ़ोन लगा है। मैंने कहा नॉट पॉसिबल कि एट दिस आवर मेरे हस्बैंड फ़ोन चार्ज करेंगे, आप हो कौन, आप बताइए हुआ क्या है। तो वो कुछ बोले ही नहीं। तो फिर मैंने ड्राइवर साहब को बोला कि आई थिंक ये मतलब आपके लैंग्वेज समझेंगे, कश्मीरी मेरे को शायद नहीं आता। तो जब उन्होंने बात किया, उनसे बात करके उन्होंने बोला कि ये बोल रहे हैं कि दोनों को घोड़े में नीचे भेज दिए। बट कहानी ये थी कि उनको बता दिया गया था कि शायद शॉर्ट हुए, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। तो वो बोले भेज दिया गया। तो अब आप सोच रहे हो ना कि मेरे हस्बैंड बच्चे तो नीचे आएंगे, मैं वेट कर रही हूँ। आई थिंक वहाँ पूरे सराउंडिंग में बहुत कुछ रहा था, लेकिन मैं गेट पे ही बहुत देर तक बैठी हुई थी। बीइंग अ लेडी अकेले, वहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल थे। कोई मुझे पानी दे रहा था, कोई मुझे चाय दे रहा था, नॉन स्टॉप। उसके बाद आई थिंक टाइम मैं नहीं बता पाऊँगी, बहुत देर के बाद कुछ लोगों को, ज़ख्मी लोगों को नीचे लाया गया। मुझे पता चला, मैं वापस हॉस्पिटल की तरफ भागी तो मुझे मेरी बेटी खून में लथपथ दिखी। उसके हाथ में कट था, कपड़े फटे हुए थे, खून अगल बगल वालों का था, उसका नहीं था, कीचड़ था। तो मैंने पूछा लक्ष्यता, 2 मिनट उसको कंसोल किया। देन आज के वैसे पापा, तो सिर्फ मम्मी पापा को शॉट हुआ है। शौर्य से बात करते हैं, शौर्य बताएंगे वहाँ की कहानी। उसके बाद कार में मैंने पार्किंग में मम्मी और बहन को बैठाया शोएब भाई के पास पे। फिर मैं बाहर गया तो बातें चल रही थी कि कुछ लोगों को कहा जा रहा था कि अनंतनाग के जीएमसी हॉस्पिटल लेके जा रहे शायद तक, और कुछ लोगों को डायरेक्ट चॉपर से श्रीनगर ले जाए जा रहे। तो उसी में हम नीचे ही थे, वहाँ पे एक ऑफिसर थे, उनके पास में वो लिस्ट आते जा रही थी। तो उसमें हम चेक कर रहे थे बार बार नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उतने में ही फिर मैं, सारी दुकानें तो बंद हो गई थी, तो मैंने वहीं बोला कि मेरे को एक फ़ोन चाहिए, बस कुछ भी करके एक फ़ोन और एक सिम। तो वहाँ पे कोई एक अंकल थे, उन्होंने अपनी दुकान खोली, पुलिस वालों से बात करके मेरे को एक फ़ोन और एक सिम दिया। तो मैंने वो लेके मम्मी को दिया और उनका नंबर घर वालों को दिया ताकि मम्मी घर वालों से बात कर पाए। उतने हम वहीं पे घूम रहे थे बार बार, थोड़े बड़े कॉल्स आ रहे इधर उधर से
कि क्या हुआ है, कैसा है। अराउंड ना 7 बजे के बाद पे एक अननोन नंबर से ही कॉल आता है मेरे को कि आप एक बार अंदर आ जाइए। 7 to 8 के बीच पे थोड़ा टाइमिंग। तो मैं मम्मी को बोला आप कार में बैठो थोड़ी देर। मम्मी कार में बैठा, मैं अंदर गया। तो अंदर पे बॉडीज ही आ रही थी। मैं साइड से गया, मैं फ़ोन दिखाया, नंबर से मेरे को कॉल है। तो मेरे को वो थोड़ा सा पीछे घुमा के अंदर लेके गए। फिर उनके कुछ लैंग्वेज में बात की, वो मेरे को नहीं समझा। फिर मेरे को टर्न कराए तो मेरे को सामने पापा का पैर दिखा। पापा का मोजे से मैंने पहचाना, मतलब पापा हैं, क्योंकि पापा का एक ही सॉक्स है वो मेरे को पता है। तो वहाँ से पहचाना, मैं गया पापा के पास। 2 मिनट पैर के पास खड़ा था। फिर खड़ा रहा वहाँ पे 5 मिनट तक। उसके बाद में मैंने ऐसा फेस देखा पापा का। वाइट शीट हटाई। थोड़ी देर बाद फिर मैं मम्मी को कॉल किया। मम्मी को बोला बस आप एक बार अंदर आ जाओ, कुछ नहीं पता चला, बस एक बार अंदर आ जाइए आप। तो मम्मी तब अंदर आई। वहीं से मम्मी की आँख में आंसू आ गया था। वहीं से मैं समझ गया। धीरे से अंदर लाया, फिर मम्मी को दिखाया कि यहाँ पे पापा थे। जब गोली चली तो आपके भी शर्ट में कुछ छींटे आए थे, वो क्या वाकया था, थोड़ा बताएंगे। वहाँ पे ऐसा जब कैसा हम माहौल था? ऊपर आए ना, तो एंट्रेंस के पास में जिपलाइन की एंडिंग है और वो दूर पे जिपलाइन का स्टार्टिंग है। तो मेरी बहन बोली मेरे को जिपलाइन करनी है। तो मैं उसको जिपलाइन के लिए लेके गया। उसको ऊपर कराए हम जिपलाइन के लिए, पर उसको डर लगा हाइट से। तो बोली भैया मैं नहीं कर पाऊँगी, वो सामने मेरे को ट्रैम्पोलिन करना है। तो मैं उसको नीचे लाया। मैं बोला यहाँ से सामने सीधा पापा हैं, पापा के पास जा तू, मैं साइड में काउंटर्स देखते हुए आता हूँ, फिर अपन कुछ यहाँ से खा के निकल लेंगे नीचे। तो वो वहाँ गए, मैं यहाँ पे काउंटर्स के पास खड़े होकर ऐसे देख रहा था। देखते देखते मैं आगे चला, तो मेरे पीछे इस साइड में कोई अंकल थे। वो अंकल को शॉट हुआ, क्योंकि वो एक आध बार आवाज़ पहले आई। अच्छा तो मैं समझा नहीं कुछ, मेरे को क्या पता जी कि फायरिंग हो रही। आवाज़ आई, मेरे को नहीं पता फायरिंग, क्योंकि फायरिंग होती भदड़ मच थी। हाँ। तो नॉर्मल था, तो उनको शॉट हुआ। तो मेरे यहाँ पे ब्लड के छींटे आए। तो मैं पूछा तो रेड था। मैं देखा यहाँ पे अंकल थे। तो मेरे को सामने से किसी ने धक्का दिया। तो मैं पीछे गया और टेबल्स के नीचे लेटा, और भी पब्लिक थी। तो पर टेबल्स उनकी प्लास्टिक, तो बुलेट से ना टेबल ही हिल रही थी पूरी। तो हम रेंगते वो साइड का गेट है, गेट पे गया। गेट पे हॉर्सेस वगैरह वहाँ पे पार्क होते। तो वहाँ पे मेरे हॉर्स वाले ने मेरे को देख लिया। मैं वहाँ से कॉल ही लगा रहा। मैं अंदर नहीं जा पा रहा क्योंकि सामने से फायरिंग हो रही है। फिर शायद तक वो लोग वहाँ पे भी आ गए थे हॉर्सेस के पास पे, हॉर्सेस को भी किल किया। तो मेरे घोड़े वाले ने मेरा हाथ पकड़ा। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।